नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और रामगढ़ के बुमरी गांव में काजू बागान में खड़ी ऑल्टो कार में अचानक आग लग गई। आग में पूरी तरह कार जलकर राख हो गई और दो युवक इस कार से काजू बागान गए थे। दोनों कार में सिगरेट पी रहे थे और उसी की चिंगारी से कार में आग लग गई और देखते ही देखते आग की लपटें तेज होने लगी। कार में आग देखकर दोनों युवक वहां से फरार हो निकले। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। आग बुरी तरह से कार में लग चुकी थी। दरअसल दो युवक इसमें बैठकर सिगरेट पी रहे थे और उसी सिगरेट की चिंगारी से या कार जो है वो धू-धू कर जल उठी। वहीं रामगढ़ के नई सराय से बड़का गांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद की गाड़ी को पीछे से बाइक सवार ने टक्कर मार दी। इससे गाड़ी का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि हादसे में विधायक को मामूली चोट आई है। दुर्घटना में क्षतिग्रस्त कार को मरम्मत के लिए रामगढ़ ले जाया गया, जबकि विधायक को दूसरी गाड़ी से पतरातू ले जाया गया। वहीं राजधानी रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग की, जिसमें पार्टी कोटे के मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष शामिल हुए। इस मौके पर संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अगले 3 दिन तक झारखंड दौरे पर रहेंगे। वो रामगढ़ में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक करेंगे, जबकि 12 जनवरी को लाल अध्यक्षों का जो मनोनयन हुआ है उन सारे लोगों की बैठक है परसों। आगे आने वाले दिनों में संगठन सशक्तिकरण को लेकर के बूथ स्तर तक किस प्रकार से हम लोगों को जाना है। अभी भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम में जिस प्रकार से झारखंड पूरे देश के अंदर अव्वल रहा, और हम कह सकते हैं कि जो आने वाले 26 तारीख से जो एक महत्वपूर्ण अभियान पार्टी का शुरू होने जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, हाथ से हाथ जोड़ो, उसको लेकर के भी चर्चा हो रही है। वहीं रामगढ़ के विकास नगर में अपराधियों ने कोयला व्यवसायी नेपाल यादव पर गोली चला दी। हालांकि हमले में नेपाल यादव बाल बाल बच गए। 2 बाइक पर सवार 4 अपराधी दोपहर में विकास नगर पहुंचे और दिन दहाड़े कोयला व्यवसायी पर फायरिंग कर दी, लेकिन गोली उनके शरीर को छूकर निकल गई। रामगढ़ में अपराधियों के बढ़ते तांडव से दहशत फैल गई है। एसडीपीओ किशोर रजक ने घटनास्थल का जायजा लिया और अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का भी दावा किया। शहर में अपराधियों ने फिर से पुलिस को खुली चुनौती दी है। दरअसल रामगढ़ थाना क्षेत्र के विकास नगर में यहीं पर कोयला व्यवसायी सह रैक लिफ्टर नेपाल यादव पर गोलीबारी की है। 2 बाइक पर 4 अपराधी सवार थे। उन्होंने नेपाल यादव पर गोली चलाई, लेकिन गोली उनके पेट को छू करके निकल गई। यहीं पर गोलीबारी की घटना हुई है। फिलहाल नेपाल यादव को अस्पताल भेजा गया है। रामगढ़ एसडीपीओ भी मौके पर मौजूद हैं। आपको बताना चाहेंगे कि दिसंबर माह में यहाँ पर ठेकेदार देव्यांशु शाह पर यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर बिजुलिया पुल के निकट अपराधियों ने गोलीबारी की थी, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अभी भी उनका इलाज जारी है मुंबई के अस्पताल में। इस तरह से कहेंगे कि अपराधियों का लगातार तांडव यहाँ पर जारी है और पुलिस को कहीं न कहीं अपराधी लगातार चुनौती देने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज नेपाल यादव पर जो गोलीबारी हुई है, ये पुलिस के लिए खुली चुनौती है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। वहीं हजारीबाग पुलिस ने डाडी कला फायरिंग केस के मुख्य आरोपी आनंद साव को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी निशानदेही पर 4 और अपराधियों को धर दबोचा गया। पिछले 2 जनवरी को डाडी कला में फायरिंग की वारदात हुई थी और इसी मामले में ये गिरफ्तारी हुई। पकड़े गए अपराधियों के पास से पिस्टल, कारतूस और मैगजीन बरामद की गई है। छापामारी के उपरांत आनंद साव के साथ में अन्य 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। उनके पास से हम लोगों ने 3 ऑटोमेटिक पिस्टल्स बरामद किए हैं। मैगजीन खाली 5 बरामद हुए हैं और 7.65 का 11 जिंदा गोली हम लोगों ने इनके पास से बरामद किया है। जहां तक इनके आपराधिक इतिहास की बात है, जो पकड़ा हुआ अभियुक्त है बसारत मियाँ, इसके ऊपर 10 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज है, जिसमें डकैती, आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोजिव एक्ट। वहीं पलामू पुलिस ने बिहार ले जाई जा रही शराब की बड़ी खेप को बरामद किया है। शराब डाक पार्सल वैन से ले जाई जा रही थी। चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में शराब जब्त की गई। साथ ही 2 शराब तस्कर भी गिरफ्तार किए गए। जब्त शराब की कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है। पार्सल वैन भी बिहार का ही है और यही जानकारी सामने आई।
वहीं गिरिडीह की खरगडीहा में लंगटा बाबा की समाधि पर झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने चादर पोशी की है। साथ ही लंगटा बाबा कॉलेज में भी रुके कॉलेज के शिक्षकों और कर्मचारियों ने उनका पुरजोर स्वागत किया। दीपक प्रकाश इस कॉलेज में 1 साल तक काम कर चुके हैं। उन्होंने कॉलेज की तरक्की की कामना भी की है। हमको इस बात का फक्र है कि यहाँ पर मैंने अपनी सेवा दी है। मुझे इस बात का फक्र है कि मैं लंगटा बाबा कॉलेज में आकर के छात्रों के साथ जीवन निर्वाह किया और मुझे फक्र इस बात का कि लंगटा बाबा के नाम से ये कॉलेज है और इसकी सेवा करने का मुझे 1 वर्ष का अवसर मिला। 1 वर्ष सेवा किया अवसर मिला और मुझे फक्र है इस बात का कि आज ये कॉलेज जब हम छोड़े थे उस वक्त से लेकर ये कॉलेज बढ़ते चले जा रहा है। वहीं रामगढ़ के पंजाब रेजिमेंट सेंटर में सेना के नए अग्निवीरों की कठिन ट्रेनिंग की शुरुआत हो गई है। यहां 217 चयनित अग्निवीरों को ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्हें विभिन्न युद्ध कौशल से अवगत कराया जा रहा है। साथ ही आधुनिक और तकनीकी रूप से प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। जायजा लिया हमारे संवाददाता जावेद खान ने। अग्निवीर रिक्रूट्स का पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में आगमन हमारे ही रेजिमेंटल सेंटर के लिए नहीं बल्कि भारतीय सेना के लिए एक नए और सुनहरे युग की शुरुआत है। हमारे रिक्रूट्स हमारी आन शान बान है। मैं ये कह सकता हूँ, अगर नॉर्मल भाषा में कहूँ तो हमारे रेजिमेंटल सेंटर की धुरी है जिसके इर्द गिर्द सब कुछ घूमता है। हमारा रेजिमेंटल सेंटर रिक्रूट्स को ट्रेनिंग देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामगढ़ के पंजाब रेजिमेंट सेंटर में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर अग्निवीरों को विभिन्न तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। मैं ड्रिल नर्सरी में इस वक्त मौजूद हूँ। बताया गया कि पंजाब रेजिमेंट सेंटर में 217 अग्निवीरों को विभिन्न तरह का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। ये अग्निवीर ट्रेनिंग लेने के बाद देश की सीमाओं पर तैनात किए जाएंगे और देश की रक्षा करेंगे। अभी हम सीधे बात कराते हैं यहाँ पर जो ये नर्सरी ड्रिल नर्सरी में है। बताइए किस किस तरह का यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जा रहा है अग्निवीरों को? अभी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम में ड्रिल, पीटी और वेपन ट्रेनिंग करवाते हैं। अभी हम जहाँ खड़े हैं उस कैंपस को ड्रिल नर्सरी बोलते हैं। इसमें हम ड्रिल की कमियों को दूर करते हैं और उन्हें सही तरीका बताते हैं। इसके अलावा हम पीटी में एक स्वस्थ मानसिकता और फिजिकल देना जरूर समझते हैं। इसके अलावा वेपन ट्रेनिंग में हम हथियारों की जानकारी और फील्ड क्राफ्ट के बारे में बताते हैं। तो आपने सुना इन्हें। अभी एक और अग्निवीर से हम सीधे बात कराते हैं। बताइए, अग्निवीर बनकर देश सेवा के लिए अब सीमाओं पर तैनात होंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? बताइए। रिक्रूट सुखवीर सिंह, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम अपने देश की सेवा करेंगे। हमारा मोराल और जोश काफ़ी अप है। मैं हमेशा से 26 जनवरी के दिन आर्मी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड करते हुए टीवी पे देखता था और वो परेड देखकर मैं बहुत ही मोटिवेट हुआ, जहां मुझे ड्रिल करने का और सीखने का मौका मिल रहा है और मुझे अपने पर विश्वास है कि मैं अपनी ट्रेनिंग अच्छे से पूरी करूँगा, आगे एक अच्छा सोल्जर बनूँगा, एक दिन पंजाब रेजिमेंट की रिपब्लिक डे कॉन्टिजेंट का हिस्सा बनूँगा। तो आपने सुना अग्निवीर योद्धा को कि किस तरह से इनके चेहरे पर खुशी है कि इसके बाद यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद ये देश की रक्षा करेंगे, सीमाओं पर जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ड्रिल नर्सरी में यहाँ पर अग्निवीर जो हैं विभिन्न तरह की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इन्हें विभिन्न तरह के युद्ध कौशल से अवगत कराया जा रहा है। आधुनिक तरीके से भी इन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। कई वेपन्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्हें किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है और अग्निवीर जो हैं अब देश की सीमाओं की रक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। कैमरे के माध्यम से देखा जा सकता है क्योंकि अग्निवीरों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है और अग्निवीर जो हैं देश सेवा का संकल्प लेकर यहाँ से जाएंगे। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। वहीं कोडरमा में 25 परिवारों के 100 सदस्य ईसाई बन गए। वीएचपी ने इसका कड़ा विरोध किया तो कोडरमा पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। कोठियार पंचायत का यह है घटवार समुदाय बहुल गरडीह टोला। इन दरों दीवारों के अंदर कल तक हनुमान चालीसा गूंजती थी, भगवान राम के भजन गाए जाते थे, पर अचानक इन सभी के सुर बदल गए हैं। अब ये ग्रामीण प्रभु यीशु की प्रार्थना करते हैं। इस टोला में रातों रात धर्म बदलने वाले 1-2 नहीं बल्कि 25 परिवारों के 100 से भी ज्यादा सदस्य हैं। जैसे ही धर्म परिवर्तन की खबर फैली, गरडीह टोले में भीड़ जुटने लगी तो ये ग्रामीण धर्म की बजाय मत परिवर्तन की बात करने लगे। इसमें आ रहा है धर्म परिवर्तन का आ रहा है। इसमें धर्म परिवर्तन तो हम लोग नहीं किए हैं, लेकिन हम लोग मन परिवर्तन किए हैं। हम इसमें आए हैं जब यीशु मसीह का इसमें आए हैं, इसमें विश्वास किए हैं। हम लोग को
संडे के दिन होता है, लेकिन हम लोग प्रार्थना करते हैं, अपना प्रार्थना करते हैं जब मर्जी तब पर। ऐसा बात की नहीं कि बोलना। प्रभु में आए हैं, यीशु मसीह ग्रहण किए हैं। उस दिन में मेरा घर में शांति भी है और हमको भी शांति है। हम भी बीमारी से छुटकारा पाए हैं। हम भी सुखी थी मैं अभी प्रभु, इसलिए हम यही गवाह बोलने जाते हैं। गरडी हिटोली में बसे 25 घटवार परिवार सालों से गरीबी और बीमारी से जूझ रहे हैं। पिछले कुछ समय से ईसाई धर्म प्रचारकों ने इनके बीच पैठ बनाई, पैसे का लालच दिया गया, पुरानी बीमारियों का इलाज कराने का भरोसा दिलाया। देखते ही देखते गांव में प्रभु यीशु की प्रार्थना सभा शुरू हो गई और एक दिन तमाम ग्रामीणों ने ईसाई धर्म का चोला पहन लिया। ईसाई धर्म प्रचारकों पर लोभ देने का आरोप लगाते हुए वीएचपी ने इन परिवारों की जल्द घर वापसी कराने का भरोसा दिलाया है। हम लोग यहाँ के उपायुक्त महोदय से मिलकर उनको ज्ञापन सौंपा जाएगा और साथ ही साथ हम लोग उस परिवार से मिलकर पूरा परावर्तन, जो हम लोग विश्व हिंदू परिषद में घर वापसी कहते हैं, उसके लिए हम लोग योजना बना रहे हैं। पता चला है कि कुछ 4-5 परिवार हैं ऐसे जिन्होंने और काफ़ी समय से, लंबे समय से उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया है। इस संबंध में जांच की जा रही है कि ये किस प्रकार से है, कि वो स्वेच्छा है या प्रलोभन है या दबाव है। इससे पूरी, और इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं, पूरी जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद, जांच कर लेने के बाद। कोडरमा की इस घटना ने एक बार फिर लालच के जरिए गरीब परिवारों के बीच चल रहे धर्म परिवर्तन के खेल को उजागर कर दिया है, जिसका वीएचपी ने कड़ा विरोध किया है। कोडरमा पुलिस भी पूरी घटना पर पैनी नजर रखे हुए। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18, कोडरमा। वहीं कोडरमा में 25 परिवारों के धर्मांतरण मामले में पुलिस ने सतगावा में एक युवक को गिरफ्तार किया है। वो गिरिडीह के गांव का रहने वाला है और उसके पास से यीशु मसीह की तस्वीर, बाइबल और कई किताबें मिली है। धर्मांतरण में इसी युवक की भूमिका बताई जा रही है। फिलहाल कोडरमा पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है। आपको सतगावा प्रखंड के और सरायकेला खरसावा के आदित्यपुर में निजी नर्सिंग होम के डॉक्टरों की लापरवाही से एक बच्ची की जान चली गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर बवाल काटा। बताया जा रहा है कि बच्ची के पैर में चोट लगी थी। परिजनों ने उसे इलाज के लिए नर्सिंग होम में भर्ती कराया था और बच्ची की स्थिति बिगड़ने पर उसे टीएमएच रेफर कर दिया गया, जहां अस्पताल ले जाने के क्रम में बच्ची ने दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। परिजन नर्सिंग होम के डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर को अविलंब जो है जेल भेजा जाए। हमारे सामने पेश किया जाए, उसके बाद कुछ नहीं। हमारे सामने डॉक्टर को जेल भेजा जाए, तब जांच हो। मेरे सामने पेश किया जाए। ये डॉक्टर अगर एक दिन इलाज करेगा तो आदित्यपुर का, जमशेदपुर पूरा क्षेत्र का 10 बच्चा को मार देगा। ये इसका मतलब इसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इसका सर्टिफिकेट पूरा जांच हो और ये बच्चा को दिए डॉक्टर को जेल भेजा जाए। और इधर रांची का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल यानी कि रिम्स 5G के जमाने में भी मोबाइल नेटवर्क से वंचित है। नो नेटवर्क ने डॉक्टर और मरीजों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। रिम्स में मोबाइल नेटवर्क नदारद, डॉक्टर से लेकर मरीज तक बेहाल। 5G के जमाने में रिम्स में नो नेटवर्क। झारखंड की सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल यानी रिम्स के किसी भी कोने में चले जाइए, न्यूरो से लेकर बर्न डिपार्टमेंट तक भाग दौड़ कर आइए, आपको कहीं भी मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलेगा। पूरा देश भले ही 5G के युग में पहुंच गया है, पर रिम्स में 5G और 4G क्या, मोबाइल नेटवर्क तक नदारद है। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में इस वक्त नेटवर्क इशू सबसे बड़ा समस्या दिख रहा है। सामने आप तस्वीरों में देखेंगे किस तरीके से लोग फोन में नेटवर्क लगाकर इधर से उधर भाग रहे हैं, लेकिन फोन में नेटवर्क नहीं, जिसके कारण डॉक्टर्स परिजन तक नहीं पहुंच पाते हैं। जो परिजन है वो डॉक्टर्स तक नहीं पहुंच पा रहा है। किसी मरीज को डॉक्टर से बात करनी हो, किसी डॉक्टर को मरीज और उसके परिजनों से संपर्क करना हो, या फिर किसी मेडिकल स्टाफ से संपर्क ही, मोबाइल नेटवर्क की गैर मौजूदगी सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने आ जाती।
उसे परेशानी यही होती कि किसी भी मरीज़ के संदर्भ में अपने एसआर से या जेआर से या किसी सीनियर से बात करनी होती है तो उसमें दिक्कत तो आती है। तो इसको अगर सुधारा जाए तो थोड़ा सा स्मूथ होगा हम लोगों का काम करने का। मरीजों की भीड़ में नीना देवी का पति कहीं बिछड़ गया। पति को ढूंढने के लिए वो रिम्स का कोना कोना भटकती रही। हाथ में मोबाइल लेकर 3 घंटे तक दौड़ती रही, पर न तो नेटवर्क मिला और न ही पति से बात हो पाई। नेटवर्क नहीं है, मोबाइल का कारण से हम लोग नीचे ऊपर हो रहे हैं और अगर खोजने आदमी का फोन का चलती तो मिल नहीं रहा है। कितना देर से नहीं मिल रहा है? 3 घंटा से नहीं मिल रहा है। में बाहर होने से फिर भी नेटवर्क नहीं पकड़ता है। उतना बड़ी ठंडा में बाहर होने होता है। अपना लोग परिवार से जैसे बात करने चाहते हैं मगर नहीं हो पा रहा है, मजबूरी है। घर पर चाहे कहीं भी तो हमको पेशेंट के छोड़ करके जाने पड़ता है कि या तो नीचे और नहीं तो ऊपर में, तब हम जा कर के बात कर पाते हैं। रिम्स जैसे बड़े अस्पताल में मोबाइल नेटवर्क की नामौजूदगी ने मरीजों और उनके परिजनों के साथ साथ मेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों की परेशानी को कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया है। 99% ऐसे विभाग है जहां पर फोन का नेटवर्क नहीं मिलता है और इसके लिए सबसे ज्यादा जो परेशान है वो डॉक्टर्स इस वक्त परेशान है। उनको काफी ज्यादा परेशानी होती है अपने जूनियर डॉक्टर से कनेक्ट करने में और किसी भी क्रिटिकल मरीज के बारे में इलाज का डिस्कशन करने में। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। और आइए अब देखते हैं